दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं शिवशंकर सारथी। पॉलिटिक्स इन इंडिया एक पड़ताल में आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ की भी। छत्तीसगढ़ की बात यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की बात। डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल में समानता ये है कि दोनों ही चुनावों को लेकर अति गंभीर होते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नाम लगातार तीन चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। तीन चुनावों में जीत की एक बड़ी वजह रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है नया रायपुर में। 60,000 की दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम में निःशुल्क एंट्री के चलते लगभग 1 लाख लोग मैदान के अंदर जा घुसे थे और कहीं न कहीं यह चुनावों के समय वोटों में तब्दील हुआ। तो जहां डॉक्टर रमन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया, तो उसी तरह चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक सरकार को या भूपेश बघेल को आम लोगों से कनेक्ट कर रहा है और साथ ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहा है। लगातार 3 महीनों तक यह खेल छत्तीसगढ़ के खेल मैदानों पर खेला जाएगा, जिसमें उम्र का भी कोई बंधन नहीं है। भाषणों या कार्यक्रमों के जरिए आम लोगों से कनेक्ट हो जाना ही नेताओं की खूबी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी में यह खूबी कूट कूट कर भरी है, यह ऐसा लोग मानते हैं। तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आम लोगों से कनेक्ट होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ के ओलंपिक के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार आम लोगों से कनेक्ट हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में हमें याद नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह या उनके सरकार पर निर्माण के दौरान घोटाले का कोई आरोप लगा हो, लेकिन छत्तीसगढ़िया खेलकूद के सामानों पर या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो खरीदी की गई है खेल सामग्रियों के, उस पर घोटाले का जरूर आरोप है। यह आरटीआई कुछ महीने पहले लगाई गई थी। जब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का कॉन्सेप्ट आ गया, तब आरटीआई एक्टिविस्ट उचित शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए यह याद दिलाया या बताया कि देखिए, हमने एक आरटीआई के जरिए खेल सामानों की खरीदी में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसे उजागर किया है और शिकायत के बावजूद भी आज तक किसी भी तरह का कोई सज़ा नहीं दी गई है, कोई निलंबन नहीं किया गया है, एक्शन नहीं लिया गया है। इस तरह की बात कही है आरटीआई एक्टिविस्ट उचित शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए। मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी अपने जीवन काल में कहा करते थे, अमीर धरती के गरीब लोग। यह छत्तीसगढ़ के बारे में उनका कहना था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर को लेकर भी काफ़ी दिनों तक एक बड़ी लंबी लड़ाई चली है। हेलीकॉप्टर को लेकर, हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हेलीकॉप्टर की जब खरीद हो रही थी, भले ही बाद में वह दुर्घटनाग्रस्त होकर वह डेड हो चुका है वह हेलीकॉप्टर, लेकिन छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर को लेकर भी राजनीति रही है। त्वरित राजनीति ये है कि छत्तीसगढ़ के टॉपर बच्चों को लगभग 125 बच्चों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वादे के अनुरूप कल हेलीकॉप्टर में सैर करवा दी गई। इसे जॉय राइड का नाम दिया गया था। तो एक जमाने में छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेता यह सवाल खड़े किया करते थे कि भला हेलीकॉप्टर की ज़रूरत ही क्यों है। सबसे पहले ज़रूरतों पर बात की गई थी और बाद में हेलीकॉप्टर खरीद में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। फिर भी हेलीकॉप्टर है इस राज्य में, जैसे कि ज़्यादातर राज्यों में है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुरुआत के दिनों में कहीं कहीं बिलासपुर, पाटन, ऐसे बहुत सारी जगहों पर कारों के जरिए चला जाया करते थे। कारों के जरिए मतलब कारों का एक काफिला हुआ के जरिए वो जाते थे। प्रोटोकॉल हमारे देश में एक बात होती है, तो 10-12 गाड़ियों का जो रेला है वो कोई बड़ी बात नहीं है कि राजभवन से कोई गाड़ी निकले तो 10-12 गाड़ियों का कम से कम काफिला हो ही जाता है। तो मुख्यमंत्री ने अपने ब्रांडिंग इस तरह से की कि वो हेलीकॉप्टर के बदले कारों को तरजीह देते हैं। तो इस तरह से ब्रांडिंग कर दी चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ब्रांडिंग करने में सफल रहे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का जो सिलसिला शुरू हो रहा है वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और यह बैठकें कोई सामान्य बैठकें नहीं हैं।
बाकायदा हाल के दिनों में धमतरी में के एक रिजॉर्ट में बैठक हुई। यह बैठक अति गोपनीय थी। कोर ग्रुप के अलावा चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया गया था। पूर्व मंत्री राजेश मूणत इस बैठक में आमंत्रित नहीं थे। हाँ, स्पीकर रहे थे चुनाव हारे गौरीशंकर अग्रवाल इस बैठक में जरूर थे। उनके बैठक में मौजूद होने का यह सामान्य अर्थ निकाला जाना चाहिए कि चुनावों में फंड मैनेजर की ज़रूरत होती है। कोषाध्यक्ष या फंड मैनेजर की हमेशा ज़रूरत होती है, यह आप सब जानते हैं। आप सब यह भी जानते हैं कि देश में जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए राजनीतिक दलों को जो चंदा जाता है वैध तौर पर, उसमें से 89% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। बाकी का जो 11% है वो सारे राजनीतिक दलों में बंटने लगा है। तो गौरीशंकर अग्रवाल, जिन्होंने स्पीकर रहते चुनाव हारा है, वो रिसॉर्ट की बैठक में थे। राजेश मूणत उस बैठक में आमंत्रित नहीं किए गए थे। साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव हारी है उसके बारे में किसी भी राजनीति के जानकार को अंदाज़ा नहीं था। उस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग सदमे में हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी में कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी में, फंड मैनेजर की जिम्मेदारी में आमने या पर्दे के पीछे गौरीशंकर अग्रवाल साहब हैं, तो इसी तरह कांग्रेस में कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कि वो एटीएम है। एटीएम यानी ऑल टाइम मशीन। एआईसीसी के सारे खर्चों को उठाने की जिम्मेदारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर है, ऐसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। जब भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी पता होगा कि वहाँ भी कोई फंड मैनेजर होंगे। साल 2023 का जो चुनाव होगा उसमें दोनों ही दलों के पास रुपया खूब है, यह तो हम सब जानते हैं। तो जाहिर है साल 2023 का जो चुनाव होगा उसमें रुपयों की बड़ी अहमियत होगी। साल 2018 के चुनावों में कांग्रेस के पास, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास तंगहाल सी स्थिति थी। एक पेज के घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात कही गई थी। साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस के पास भी रुपयों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन घोषणा पत्र के बारे में कांग्रेस ने इस 4 साल के कार्यकाल में गोल गोल पानी इत्ता इत्ता रानी जैसा खेल खेला है। कभी उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र जो होता है वो 5 साल के लिए होता है, हम सही समय देखकर शराबबंदी कर देंगे, उन्होंने यह कहा। तो कभी कांग्रेस ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शराबबंदी की बात कहाँ पर लिखी गई है। तो जब दोनों ही दलों के पास साल 2023 का चुनाव लड़ने के लिए रुपयों की भरमार है तो जाहिर है रेवड़ियों की भी बारी आएगी। चूंकि कांग्रेस यह शो किए जाने तक शराबबंदी नहीं कर सकी है तो बहुत संभव है कि साल 2023 के चुनाव में महिलाएं कांग्रेस से विमुख हो जाएं और कांग्रेस के खिलाफ वोट करें, यह भी संभव है। लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के महिलाओं को शराबबंदी को लेकर कोई गोलबंदी कर पाएगी, ऐसा हमें लगता नहीं है। देखना होगा, किसी और शो में हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों शराबबंदी के मुद्दों पर या महिलाओं के मुद्दों पर एक बड़ा गोलबंदी करने में कामयाब नहीं हो सकती। यह किसी और शो में हम बात करेंगे। शराबबंदी और महिलाओं की गोलबंदी, इस पर आज थोड़ी सी बात तो कर लेते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक जिले में हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। तो इसी तरह से ओपी चौधरी पदयात्रा निकाल चुके हैं। थोड़े दिनों बाद बिलासपुर में कार्यक्रम देखने को मिलेगा और कुछ महीने पहले रायपुर में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम हम सब देख चुके हैं। राष्ट्रीय महिला मोर्चा में अध्यक्ष का जिम्मेदारी संभाल चुकी, महापौर, सांसद, विधायक जैसे कई पदों को सुशोभित कर चुकी सरोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता हैं। करुणा शुक्ला वाजपेयी के साथ भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ यह सब जानते ही हैं। शराबबंदी और महिलाओं की गोलबंदी पर बात करते हैं। सरोज पांडे सांसद रही हैं, विधायक रही हैं और महापौर भी। कई पदों को सुशोभित कर चुकी सरोज पांडे हाल के दिनों में अपने एक बयान को लेकर ताम्रध्वज साहू से लड़ पड़ी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ताम बाबा को एक नोटिस भी दिया है। छत्तीसगढ़ भाजपा में सरोज पांडे, करुणा शुक्ला वाजपेयी, लता उसेंडी, पिंकी शिवराज सिंह जैसी महिलाओं का दबदबा है। राष्ट्रीय महिला मोर्चा का अध्यक्ष रही हैं सरोज पांडे।
सरोज पांडे, लता उसेंडी, पिंकी शिवराज सिंह की तरह गोमती साय सांसद भी महिला हैं और इसी तरह रेणुका सिंह केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन रेणुका सिंह को सरगुजा संभाग का एकमात्र नेता या छत्रप जैसी स्थिति नहीं आने दी है भारतीय जनता पार्टी ने। वहां रामविचार नेताम, कमल भान सिंह, अनुराग सिंह देव जैसे नेताओं का भी दबदबा है। तो छत्तीसगढ़ में जो दर्जन भर महिलाएं हैं, बड़ी नेत्रियां हैं, तो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह की इमेज बनी रहे, इसके लिए जहां पुरुष नेताओं के वर्चस्व को खत्म किया गया, उसी तरह से सरोज पांडे के भी पर आंतरिक तौर पर काटे जाते रहे। ले देकर सरोज पांडे घर से निकली और उन्होंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर थोड़ा थोड़ा आम वोटर खिसक ही रहा था कि ताम्रध्वज साहू आ गए। ताम्रध्वज साहू ने जो कहा उसे लेकर सरोज पांडे बिफर गई और राष्ट्रीय महिला आयोग तक बात पहुंच गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में संज्ञान ले लिया है और राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को एक नोटिस जारी हुआ है। तो जहां छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, महिलाएं कई समस्याओं से जूझ रही हैं, आदिवासी कई समस्याओं से जूझ रही हैं, तो महज एक बयान को लेकर चार्मिंग कहा है ताम्रध्वज साहू साहब ने। ताम्रध्वज साहू ने जब चार्मिंग कहा तो सरोज पांडे ने इसे नोटिस कर लिया, लेकिन कांग्रेस के लोग जमकर काउंटर कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, सोशल मीडिया के जरिए बिना नाम लिए उन्होंने कहा, चार्मिंग की परिभाषा क्या है। इसी तरह बीबीसी ने बाकायदा एक कार्टून बना दिया है कि चार्मिंग को कहीं उन्होंने चुड़ैल तो नहीं पढ़ लिया है। तो यह जो चुनावी साल है, तो सरोज पांडे साहिबा को शायद उनको यह करना था कि वो अड़ी रहती अपनी बयान पर और किसी और तरीके से हमलावर रहती राज्य के गृह मंत्री पर, लेकिन वो व्यक्तिगत हो गई। राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में सरोज पांडे एक तारे की तरह दमक रही थी। उस तारे की जो दमक कम करने वाले नेता का नाम है ताम्रध्वज साहू ने। ताम्रध्वज साहू साहब ने सरोज पांडे को एक चुनाव में हरा दिया। इसके बाद थोड़ी उनकी राजनीति डाउनफॉल में आने लगी। सरोज पांडे की राजनीति पर बात करते करते थोड़ी सी बात करनी चाहिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की राजनीति पर। ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, उन्हें राज्य में गृह मंत्री का पद दे दिया गया और ताम बाबा यह जानते हैं कि मुख्यमंत्री से कभी उलझना नहीं चाहिए, तो वो कभी मुख्यमंत्री से बिना पूछे कुछ भी नहीं करते हैं। महादेव सट्टा के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स है कि जो अरेस्ट किए गए हैं उनका नाम तक चार्जशीट में नहीं है। महादेव बुक के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम आप सबको यह सुना देना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष रहे धर्मलाल कौशिक क्या कह रहे हैं। दुर्ग में साधुओं के ऊपर में जिस प्रकार से मारपीट की गई है और ये घटना की मैं निंदा करता हूँ। छत्तीसगढ़ में अब साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। यदि इनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी डंडे से यदि मारपीट की जाए और यहाँ आने के बाद में पूरी छत्तीसगढ़ की बदनामी इसी प्रकार से सरकार कराएगी। पुलिस व्यवस्था के नाम पर ये सारा देखेंगे दुर्ग जिला में, चाहे सुसाइड का मामला हो, गुंडागर्दी का मामला हो, अवैध दारू का मामला हो, सारा मामला दुर्ग जिले का आ रहा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर के गृह मंत्री और अन्य कदावर मंत्री रह रहे हैं। पता नहीं कानून व्यवस्था की स्थिति दुर्ग जिला में क्या रहेगी। सख्ती के साथ में कार्रवाई करने की आवश्यकता है और उसके साथ में कानून व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति है, मैं समझता हूँ उसकी समीक्षा करने और जिस प्रकार की घटना यहाँ हो रही है उसकी पुनरावृत्ति न हो, उसको रोकने की आवश्यकता है। मीडिया को 1 मिनट से ज़्यादा की यह बाइट भेजी गई है जिसमें सट्टे के बारे में नेता प्रतिपक्ष ने कुछ भी नहीं कहा है। महादेव बुक के बारे में छत्तीसगढ़ में जो सटेरियों का सक्सेस रेट है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के गौरी शंकर श्रीवास की बेबाकी काबिले तारीफ है। वापस आते हैं मुद्दे पर। शराबबंदी से ठग ली गई हैं छत्तीसगढ़ की महिलाएं, लेकिन जब व्यक्तिगत हो गई हैं सरोज पांडे, ऐसे में क्यों भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव हो आम लोगों का, यह सबसे बड़ा सवाल है। सरोज पांडे ही नहीं, सहमे हुए तो ओपी चौधरी भी हैं। ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को इन दिनों हम की हैं, लेकिन सब मैं में लगे हुए हैं। हर कोई यह जताने और बताने में लगा है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं।
इस महीने 3-4 कार्यक्रमों के जरिए छत्तीसगढ़ भाजपा सड़कों पर होगी। फंड की कोई कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो इसलिए उसे मीडिया कवरेज तो मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सालों से बढ़िया आईटी सेल है, तो इन दिनों कांग्रेस भी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी बढ़िया आईटी सेल है। जमकर जवाब दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ आईटी सेल के जरिए। नेशनल आईटी सेल और कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सड़क पर उतार दिया है। सड़क पर चल रहे हैं राहुल गांधी, हजारों की भीड़ होती है, लेकिन टीवी चैनल्स और अखबारों से यह खबर गायब है। फिर भी कांग्रेस के रणनीतिकारों ने शानदार माहौल तो बना ही दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अघोषित तौर पर टीवी चैनल्स और प्रिंट मीडिया से गायब कर दिया गया है। फिर भी यदि दोनों ही दलों की राजनीति को देखना हो छत्तीसगढ़ में, तब राज्य में महाधिवक्ता रहे कनक तिवारी का एक लेख जरूर पढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह लेख मौजूद है। अपने लेख के जरिए महाधिवक्ता रहे कनक तिवारी साहब ने यह बताया है कि कानूनों की आड़ में या कानूनों को बदलकर किस तरह से दोनों ही दलों के लोग आदिवासियों के साथ घिनौना खेल कर रहे हैं। कनक तिवारी जी का लेख यह बताता है कि योजनाओं के जरिए ही कैसे आदिवासियों को बर्बाद किया जा रहा है। पॉलिटिक्स इन इंडिया एक पड़ताल के जरिए हम कहना ये चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी निजी हितों को लेकर या कांग्रेस के हितों को लेकर बेहद संजीदा हैं। राज्य के हितों से उन्हें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, और इस तरह डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल से भूपेश बघेल के कार्यकाल की यदि तुलना की जाए तो दोनों की स्थिति 19-20 की ही है।